वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी का जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उसमें फर्स्ट लेसन जो पढ़ रहे हैं संसाधन के बारे में। तो उसमें का जो हमारा एक जल संकट वाला जल संसाधन वाला पार्ट था उसमें का ये छोटा सा टॉपिक है जल संकट के बारे में। हम लोग पिछली वाली वीडियो में देखे थे बट लाइट कट जाने के कारण कुछ टॉपिक बच गए थे। बट इस वीडियो में हम लोग उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जल संकट, ये जो टॉपिक दिया है जल संकट का मतलब क्या होता है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या जानना है कि जल संकट क्या होता है। तो चलो देखो, जल संकट उसे कहते हैं जब हमें जल की ज़रूरत होती है। ज़रूरत होने के हिसाब से अगर हमारे पास जल मतलब कि जल उपलब्ध नहीं है, जल की उपलब्धता की कमी का हो जाना, ज़रूरत के हिसाब से जल की उपलब्धता में कमी हो जाना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जल संकट, ठीक है। तो उसके बाद देखो क्या अब आपके बुक का लाइन्स क्या बता रहा है आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि जल संकट की अनुपलब्धता के संकट के रूप में जाना जाता है। मतलब जल जो है वो मौजूदा नहीं रहेगा, उसको हम लोग सिंपली भाषा में क्या कहेंगे, जल संकट। एक सरल शब्दों में समझे तो पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने एवं नवीकरणीय होने के बावजूद जल जो है दुर्लभता एक जटिल समस्या है। यानी कि पृथ्वी पर क्या है, विशाल जल का सागर है, फिर भी यहाँ क्या है, तो यहाँ पर जल की दुर्लभता पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद है जल संकट के भाव उत्पन्न होते ही मानस पटल पर सूखाग्रस्त या अनावृष्टि के चित्र जो है उपस्थित होने लगता है। चित्र संख्या 3.4 से जल संकट की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। यानी चित्र 3.4 में आप लोग देख लीजिए कि वहाँ पर जो संकट थी वो बहुत ज़्यादा भयावह थी, ठीक है। हम वर्षा से वार्षिक और मौसमी के परिवर्तन के कारण जल संसाधन की उपलब्धता के समय और स्थान की विभिन्नता से इनकार नहीं कर सकते। मतलब हम वर्षा से वार्षिक और मौसम के परिवर्तन के कारण जल संसाधन की उपलब्धता के समय और स्थान में कोई भी इनकार नहीं किया जा सकता है, मतलब बदला नहीं जा सकता है उसको। ये मौसमी है, ये वर्षा के दिन में बारिश होता ही है, तो इन सारी चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि प्रायः जल की कमी, इसके अतिशोषण, अति उपयोग एवं समाज के विभिन्न वर्गों में जल असमान वितरण उत्पन्न होती है। मतलब जल की कमी के कारण क्या क्या चीज़ उत्पन्न होती है। फर्स्ट चीज़ ये उत्पन्न होती है कि अतिशोषण, लोगों का शोषण होना शुरू हो जाता है। जल का तो हम लोग जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल नहीं तो हम कहाँ हैं। तो इसी प्रकार जल की कमी के कारण क्या होगा, अति शोषण होगा, अति उपयोग होगा। समाज के विभिन्न वर्गों में क्या होगा कि तो जल का जो उपयोग है, मतलब जल का जो हम लोग को पीने के लिए चाहिए, हमारे यूजेस के लिए चाहिए, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो समान रूप से उसका वितरण नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं कि किसी क्षेत्र में प्रचुर जल उपलब्धता के बावजूद वहाँ जल दुर्लभता व्याप्त हो जाती है। हमारे कई ऐसे शहर इसके उदाहरण हैं। देखिए, आप लोग ये भी जानते होंगे कि कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जल की तो प्रचुर मात्रा में वहाँ पाई जाती है, जल प्रचुर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जल पाई जाती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर दुर्लभ है पीने के लिए जल, ठीक है। ऐसे कई शहर हमारे भारत में है जो कि उपलब्ध है। उदाहरण के तौर पर उसको जाना जाता है। बढ़ती जनसंख्या, उनकी मांग तथा जल के असमान वितरण भी दुर्लभता का परिणाम है। मतलब जो हमारी दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है इसकी और उनकी मांगें भी बढ़ रही है। देखो, फर्स्ट चीज़, अगर दिन प्रतिदिन हमारा जो जनसंख्या है वो बढ़ते जाएगा तो जितनी जनसंख्या होगी उतना ही मांग बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, समान रूप से पानी का वितरण नहीं हो पाएगा। उसके बाद है जलाधिक्य से न केवल जल का घरेलू उपयोग बढ़ता है बल्कि अधिक अनाज उत्पादन हेतु जल संसाधन का अतिशोषण कर सिंचित भूमि में भी अभिवृद्धि की जा रही है, जिससे शुष्क ऋतु में कृषि किए जा सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जल जो है, जल के कारण क्या होते हैं, तो अनाज उत्पादन के लिए जल संसाधन का अतिशोषण सिंचित भूमि के लिए किया जा रहा है। इससे भी क्या हो रही है, तो पानी की कमी हो जाती है। अक्सर
अक्सर देखा जाता है कि किसान क्या करते हैं, खेतों में अपने निजी कुएं और नलकूप के द्वारा भूमि सिंचाई कर कृषि उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। मतलब अक्सर हम लोग देखते हैं कि अगर कहीं नदी है, देखिएगा आपके गाँव में नदी वगैरह होता है तो वहाँ से वो मोटर लगाया जाता है और पानी के सिंचाई के लिए लाया जाता है पानी वहाँ से। और बहुत सारे जगह ऐसे भी होते हैं जहाँ कुआँ होता है, नलकूप से क्या करते हैं कि भूमि की सिंचाई करके क्या करते हैं तो कृषि में उत्पादन को बढ़ाते हैं। परंतु ज़रा आप सोचिए इसका परिणाम क्या होगा। आप ही ज़रा सोचिए, दिन प्रतिदिन उस नदी का, उस कुएँ का, उस नलकूप का पानी हम लोग यूज़ कर दें किसमें, भूमि में, तो उसके बाद हमारा पीने वाला पानी, यूज़ करने वाला पानी, ये दिन प्रतिदिन क्या है, स्तर जो है नीचे गिरते जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, इससे भूमिगत जल स्तर नीचे गिर सकता है। सही बात है, अगर हम इतना सारा पानी यूज़ करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ खेत में, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भूमिगत जल का स्तर है वो दिन प्रतिदिन क्या हो जाएगा, नीचे गिरते जाएगा। जल की उपलब्धता में कमी आ जाएगी और जैव समुदाय में पेयजल के अभाव के साथ भोजन सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। देखिए, अगर हम देखें तो एक तरफ से कह सकते हैं कि जो पेयजल है, पीने वाला पानी है, उससे भी हमारा क्या हो जाएगा, तो उसमें भी अभाव हो जाएगा और उसके साथ साथ क्या होगा, तो खाने पीने का जो सुरक्षा है वो भी खतरे में हमारा पड़ जाएगा। तो ये तो हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। उसके बाद देखिए कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तीव्र गति से औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का विकास हुआ है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब स्वतंत्र भारत हुआ उसके बाद क्या हुआ कि तीव्र गति से औद्योगिकरण बढ़ा, नगरीकरण का विकास हुआ, ठीक है। तो आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भी क्या है, अपने पैर जमा लिए हैं। तो इससे क्या होती है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होती हैं, जो एक साथ 2-3 कंपनियों, मतलब एक साथ बहुत सारे व्यवसाय करती हैं, वैसी कंपनियां, ठीक है। ठीक है, ये वैसी कंपनियां होती हैं जो एक साथ बहुत सारे 1, 2, 3, 4 मतलब कंपनियों से जॉइंट होती हैं। उन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, ठीक है। तो उद्योग की वजह से मृदु जल का दबाव बढ़ रहा है, यानी उद्योगों की वजह से भी क्या हो रहा है कि जो जल है, मिट्टी वाला जल है जो नीचे है ज़मीन के, उसका भी दबाव क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है। इन उद्योगों को संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी अधिकांशतः पूर्ति जल विद्युत द्वारा होती है। मतलब जो उद्योग है, ठीक है, इनको चलाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत होती है, तो ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगा, तो ये तो जल से ही मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों से क्या हो रही हैं, बड़े बड़े उद्योग तो स्थापित हो जा रहे हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि जल की जो स्तर है वो गिरती जाएगी, ठीक है। शहरों में बढ़ती आबादी एवं शहरी जीवन शैली के कारण जल एवं विद्युत की आवश्यकता में त्वरित वृद्धि हुई है। जहां नलकूप लगाकर जलापूर्ति के लिए अंधाधुंध शोषण हो रहा है और जल के भंडार तीव्र गति से घट रहे हैं। मतलब जो है शहर में आबादी बढ़ रही है, जो शहरी जीवन शैली है उनके कारण जल और विद्युत की आवश्यकता में क्या हो रही है, तो त्वरित रूप से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जहाँ पर क्या किया जा रहा है कि नलकूप लगाकर जल की पूर्ति की जा रही है, वहीं पे अंधाधुंध शोषण हो रहा है इन सारी चीज़ों का। इससे क्या हो रहा है कि जल का जो भंडार है वो तीव्र गति से घट रहा है। मतलब कह सकते हैं कि हम लोग जितना पानी का यूज कम करें, लिमिट में करें, जितना यूज करने लायक है हमारा उतना ही, ये नहीं कि 4 बाल्टी का यूज करें नहाने के लिए, तो ऐसा नहीं। पृथ्वी पर धीरे धीरे जल की मात्रा जो है कम होते जा रही है, ठीक है। अभी तक हमने जल संकट के मात्रात्मक पहलू पर चर्चा किया, यानी अभी तक हम लोग मात्रात्मक का अर्थ होता है कि क्वांटिटी में, मात्रा में हम लोग जाने कि कितना जल कहाँ यूज होता है, कितना जल में कृषि हो रहा है, जल विद्युत में कितना जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इससे शोषण हो रहा है, ठीक है। परंतु हमारे देश में कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जहाँ जल की पर्याप्त मात्रा होने के बावजूद लोग प्यासे हैं। लेकिन हमारे देश, अगर भारत में देखें तो यहाँ पर क्या है कि जल की पर्याप्त मात्रा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग क्या है, प्यासे हैं। बात बता सकते हो ऐसा क्यों होता है, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? इस दुर्लभता का कारण है कि
जल की खराब गुणवत्ता यह किसी भी राज्य या देश के लिए चिंतनीय विषय है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे देश में ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर क्या है, जल तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन वहाँ पर यूज़ के लिए, यानी वो लोग वहाँ के प्यासे हैं। कहने का मतलब है कि वहाँ पे पानी जो है, वहाँ की पानी का गुणवत्ता अच्छा नहीं है, पीने योग्य नहीं है, इसीलिए क्या हो, दुर्लभ है वो। ठीक है। घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त होने वाले उर्वरक जल में मिल जाने के कारण जल की गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जो मानव के लिए अति नुकसानदेह है। अब देखिए, जल का जो जल में प्रदूषण हुआ है, इसको सिंपली भाषा में एक ही शब्द में क्या कहेंगे कि जल प्रदूषित हो गया है। क्या क्यों हुआ है? तो उसमें क्या किया है कि घरेलू जितनी चीज़ें हैं, औद्योगिक जो अपशिष्ट है, रसायन है, कीटनाशक है, तो इन सारी चीज़ को क्या करते हैं, हम नदी नालों में डाल देते हैं। तो इससे क्या होती है, जल प्रदूषित हो जाती है। तो वो जल जो है हमारे लिए पीने लिए नहीं बचता है, तो इससे होगा ही जल का मतलब जल हमारे लिए पीने योग्य नहीं रहेगा, तो जल दुर्लभ हो ही जाएगा। तो सब देखो, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि जो घर के अपशिष्ट हैं, जैसे घर से हम लोग का बहुत सारा कचरा निकलता है, जैसे छिलके वगैरह, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग को कंपोस्ट कर देना चाहिए। ये नहीं कि ले गए और नदी नालों में फेंक दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे क्या होता है कि फ्यूचर में हम तो ठीक है, हमारा कोई बात नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आपका आने वाला जो पीढ़ी है ना, उनको दिक्कत होगा। क्या होगा कि वो आपको बद्दुआ देंगे कहेंगे कि हमारे एंसेस्टर कैसे थे कि पूरा पानी का यूज कर जाते थे, और जो भी अपने घर के कचरे थे, अपशिष्ट थे, वो नदी नालों में फेंक देते थे। अब हमारे लिए दिक्कत हो गया, अब हमको पानी नहीं मिल पाता है। ठीक है। तो हम लोग को अभी से ही यह ध्यान रखना चाहिए कि पानी का क्या करना चाहिए, पानी में जो है प्रदूषण को नहीं फैलाना चाहिए। प्रदूषण कैसे फैलता है? देखो, अगर हम खराब चीज़ें हैं, रसायन है, कीटनाशक है, घर की अपशिष्ट है, इनको नदी नालों में डालेंगे तो पानी तो प्रदूषित होगा ही। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम कंट्रोल करेंगे, तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, तब जाके हमारा क्या है, प्रदूषण रुकेगा और पानी भी सबको बराबर रूप से मिलेगा, पानी की गुणवत्ता भी नहीं जाएगी। उसके बाद है, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जल के अतिदोहन से क्या हो गई है, आर्सेनिक एवं राजस्थान, महाराष्ट्र, इससे पोलाइड के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है। ठीक है। उसके बाद है, देखो अगर देखा जाए ना, तो बिहार एवं पश्चिम बंगाल में क्या है कि आर्सेनिक के अति दोहन से क्या हुई है, तो बहुत सारे प्रदूषण फैल गए हैं जल में। उसके बाद क्या है, सीवेज एवं जल मल से भारत के अधिकांश नगरीय जो हैं वो क्या हो गए हैं, तो वहाँ पर क्या है कि नगरीय क्षेत्रों में धरातल जो जल आती हैं वो दुष्प्रभावित हो गई हैं। भारत की अधिकतर नदियाँ जो है जल से प्रदूषित हो गई हैं। अनेक छोटी नदियाँ तो अत्यंत ही विषैली हो गई हैं। जितनी भी छोटी छोटी नदियाँ हैं वो तो और जो है क्या हो गई हैं, प्रदूषित हो गई हैं। उसके बाद देखिए क्या है कि जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। अब देखिए, अब तो हम लोगों ने अपने लिए दिक्कत उत्पन्न कर लिया, लेकिन इसका संरक्षण कैसे करेंगे, इसका प्रबंधन की आवश्यकता है, तो इसको कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कोई भी समस्या आती है तो उसका समाधान तो होता है ना, लेकिन समाधान करने के लिए हमको ज़रूरत होता है कि जाने उसकी सुरक्षा कैसे होगी, उसका प्रबंध कैसे करना पड़ेगा। तो चलो, अब तो हम लोग जल को प्रदूषित कर दिए हैं, तो अब हम लोग के लिए ज़रूरत क्या है कि अब हम लोग जाने कि आखिर उसका संरक्षण और प्रबंधन कैसे करेंगे। तो देखो, आपने अनुभव किया होगा कि जल संसाधन की सीमित आपूर्ति, तेजी से फैलते प्रदूषण एवं समय की मांग को देखते हुए जल संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन अपरिहार्य है, जिससे स्वस्थ जीवन, खाद्यान्न सुरक्षा, आजीविका और उत्पादन अनुक्रिया को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है। और नैसर्गिक परिवर्तन के निम्नीकरण पर विराम लग सके। मतलब आप लोगों ने ये चीज़ अनुभव किया होगा कि जल संसाधन जो है सीमित मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। और ये तेज़ी से प्रदूषित होते जा रही है समय को देखते हुए। ठीक है।
लेकिन इसके लिए हमको क्या ज़रूरत है, तो इसकी सुरक्षा करना ज़रूरी है, इसका प्रबंधन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि स्वस्थ जीवन चाहिए हमको, खाद्यान्न सुरक्षा चाहिए, ठीक है, आजीविका और उत्पादन के लिए इन सारी चीज़ों की हम लोग को ज़रूरत है। उसके बाद अगर बात करें कि जल संसाधन के दुर्लभता या संकट निवारण हेतु सरकार ने सितंबर 1987 यानी 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकार किया। इसको टिक कर लेंगे कि राष्ट्रीय जल नीति को कब स्वीकार किया गया, तो 1947 में, ठीक है, 87 में, ठीक है। कालांतर में कई समस्याएं जो हैं उभरने के कारण इसे संशोधित कर राष्ट्रीय जल नीति 2002 के रूप में प्रस्तुत किया गया। उसके बाद फिर इसमें संशोधन किया गया और इसका राष्ट्रीय जल नीति 2002 के अंतर्गत सरकार ने जल संरक्षण हेतु निम्न सिद्धांतों पर ध्यान रखकर योजना बनाई थी, ठीक है। देखो, पहला चीज़ था कि जल की उपलब्धता को बनाए रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाना, प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनर्चक्रण करना। ये 3 टॉपिक किस में बनी थी हमारा, तो राष्ट्रीय जल नीति 2002 में क्या बना था। तो फर्स्ट हमें जल की उपलब्धता को हमें बनाए रखना है, जितना जल है उस चीज़ को हमें बनाए रखना है। सेकेंड टॉपिक है जल को प्रदूषित होने से हम लोग को बचाना है, प्रदूषित जल को स्वच्छ करके उनका पुनर्चक्रण करना है, ठीक है। उसके बाद है क्या है, भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति, ठीक है, पुनर्पूर्ति, ठीक है। इतना वर्ड गड़बड़ हो गया। चलो देखो, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जल मिशन संदर्भ देकर भूमि जल पुनर्पूर्ति, ठीक है, पर बल दिया था। मतलब जो पूर्व राष्ट्रपति थे, कौन, अब्दुल कलाम, ठीक है, उन्होंने जल मिशन का एक मतलब नारा दिया था। उसमें क्या है, भूमि जो है, भूमि से जल की हम लोग पुनर्पूर्ति पर बल दिया था, जिससे में क्या था, जिससे खेतों, गांवों, शहरों, उद्योगों को पर्याप्त जल मिल सके। इसके लिए वृक्षारोपण, जैविक तथा कंपोस्ट खाद प्रयोग, उसके बाद है क्या, वेटलैंड्स का संरक्षण, वर्षा जल के संचयन एवं मल जल शोधन, पुनर्चक्रण जैसे क्रियाकलाप उपयोगी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आप जानते हैं, मतलब इस टॉपिक में आप पूरी तरह से कह सकते हैं कि इस टॉपिक में हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जल मिशन एक दिया था। उसमें उन्होंने बताया था कि खेत, गांव, शहर, उद्योगों को पर्याप्त जल मिल सके, और इसमें सबसे ज़्यादा क्या हो, इसके लिए हम लोग को वृक्षारोपण, जैविक तथा कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना चाहिए, वेटलैंड्स का हम लोग को संरक्षण करना चाहिए, जल वर्षा के संचयन करना, मल जल में शोधन करके पुनर्चक्रण जैसे क्रियाकलाप का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या है कि शहरीकरण, भवन निर्माण, रेल मार्ग तथा सड़क पक्कीकरण भूमि जल पुनर्पूर्ति के बाधक तत्व हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि जल पुनर्पूर्ति के बाधक कौन है, ठीक है, तो ये चीज़ आप बता सकते हैं किसी को भी कि शहरीकरण, यानी दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि शहर बसते जा रहा है, डेवलप होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन घर बनने जा रहे हैं, घरों का निर्माण होते जा रहा है, रेल मार्ग हो रहे हैं तथा सड़क जो है पक्की हो रही है, ठीक है। शहर का हम लोग पक्कीकरण देख रहे हैं ना, तो इसके कारण क्या हो रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या करें कि जो जल है, भूमिगत जल है, तो इनको पुनर्पूर्ति करने में बाधक तत्व है। दूसरा देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जल संभर प्रबंधन यानी वाटर शेड मैनेजमेंट, जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग कर उद्यान, कृषि वानिकी, जल कृषि एवं कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। यानी जल के प्रवाह या जल के जमाव का उपयोग करके, जल को इकट्ठा करके, जल के प्रवाह को हम, मान लो कि ये एक रोड हो गया, ठीक है, मान लो ये रोड हो गया, ठीक है, और यहाँ पर खेत है और यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, पानी आ रहा है यहाँ से, और पानी इस खेत में ना जा कर के सीधे इधर जा रहा है, तो ये पानी का क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। बट इधर मोड़ दे इस रास्ते से, तो क्या हो जाएगा, हमारा खेत भी पट जाएगा, इसका उपयोग भी हो जाएगा पानी का,
और इस सारी चीज़ों से क्या हो सकता है कि खेत में जो उत्पादन है इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, समझे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि हम लोग जल को इकट्ठा भी करके इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे पेय जलापूर्ति भी की जा सकती है। इस प्रबंध को छोटे इकाइयों पर लागू करने की आवश्यकता है, मतलब छोटे छोटे जगहों पर इन सारी चीज़ों को उपयोग करने की हमको ज़रूरत है। उसके बाद है तकनीकी विकास। तकनीकी विकास से तात्पर्य यह है कि ऐसे उपकरण, ठीक है, ऐसे उपकरण जिसमें जल का कम से कम उपयोग कर अधिकाधिक लाभ लिया जा सके, जैसे ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारों और सीढ़ी नुमा खेती। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग तकनीकी विकास से क्या कर सकते हैं, तो जल का सुरक्षा कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो वर्षा जल संग्रहण एवं उसका पुनर्चक्रण। बारिश होता है ना, बारिश, तो उसका पानी को हम लोग संग्रह करके यानी एक जगह स्टोर करके और उसका फिर से उसका पुनर्चक्रण का मतलब होता है रिसाइकल, फिर से उसका यूज करना। तो उसका यूज कैसे कर सकते हैं, अब जान चुके हैं कि जल दुर्लभता एवं उनकी निम्नीकरण वर्तमान समय की एक प्रमुख समस्या बन गई है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं के विफल होने तथा इसके विवादास्पद होने के कारण वर्षा जल जो है एक लोकप्रिय जल संरक्षण का तरीका हो सकता है। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण एवं जल संरक्षण ढांचे पाए जाते हैं। तत्कालीन भारतीयों को वर्षा पद्धति एवं मृदा गुणों का गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों में वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ जल के उपयोग के अनेक तरीके विकसित किए हैं। मतलब हम लोग देखें तो वर्तमान जो भारत है यहाँ पर क्या किया गया कि वर्तमान भारत में जो वर्षा का जल है, उसके बाद जो भौम जल है, नदी का जल है, बाढ़ का जल है, इसको हम लोग तकनीक के रूप से किस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में गुल अथवा कुल, ठीक है, हिमालय जैसे वाहिकाएं नदी धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई। पश्चिम भारत खासकर राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रह छत पर करते थे। मतलब पहले क्या होता था कि राजस्थान में क्या किया जाता, जब बारिश होता था ना तो बारिश का पानी जो है छत पर स्टोर कर लिया जाता था और उसको रखा जाता था वहीं से, और वहीं से पानी का किया जाता था, तो यूज किया जाता था। उसके बाद देखो पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनने का चलन था। शुष्क जल एवं शुष्क क्षेत्रों में जल को एकत्रित करने के गड्ढों का निर्माण किया गया। मतलब जहाँ पर शुष्क या फिर अर्ध शुष्क, ठीक है, फिर लाइट कट के आज पढ़ाएंगे लेकिन पढ़ो चलो। तो यहाँ पर क्या है कि जो जितने भी गड्ढे थे, ठीक है, तो वहाँ पर जितने गड्ढे वगैरह थे तो वहाँ पर गड्ढा का निर्माण करके क्या किया गया, तो पानी का उपयोग किया गया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है जिससे मृदा सिंचित कर खेती की जा सकती थी, उसे राजस्थान के जैसलमेर में खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में जुहार के नाम से पुकारा जाता है। राजस्थान के बरौनी, फलोदी, बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल सिंचित भूमिगत टैंक में किया जाता है, जिसका टंका कहा जाता है। ठीक है, प्रायः जो है आंगन में हुआ करता था, जिससे छत पर संचित जल को पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता था। इस कार्य में जो है राजस्थान की एनजीओ जो है तरुण भारतीय संघ पिछले कई वर्षों से इसका कार्य कर रही है। और मेघालय के शिलांग में छत पर जल वर्षा का क्या किया जाता है, तो परंपरागत रूप से ये प्रसिद्ध है। अब देखो यहाँ ये टॉपिक इस पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ई है। देखो मेघालय स्थित क्या है, चेरापूंजी और मानसीराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ बारिश होती है, तो चेरापूंजी में और मानसीराम में।
भारत में सबसे ज़्यादा मेघालय में स्थित है। ये दोनों चेरापूंजी और मानसीराम मेघालय में स्थित है और विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और यहाँ पर जल संकट निवारण लगभग 25% जो है छत पर संग्रह होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत, ये सारा पढ़ने का उतना इम्पोर्टेंट नहीं था लेकिन वो इम्पोर्टेंट था। देखो, हैंडपम्प के माध्यम से कैसे पुनर्भरण होता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे छत पे कैसे संग्रह किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोलता है कि पश्चिम राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के विकास से इस क्षेत्र को 12 माही पेयजल उपलब्ध होने के कारण से यहाँ जल संग्रहण की उपेक्षा हो रही है, जो खेदजनक है। परंतु कुछ घरों में आज भी टंका उपलब्ध है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित गंडाथूर गांव में छत पर जल संग्रह की व्यवस्था 200 घरों में है, जो जल संरक्षण की दिशा में एक मिसाल है। इनके ढांचों की जानकारी चित्र 3.1 से स्पष्ट हो रही है। ठीक है, वर्तमान समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल संग्रह एवं पुनर्चक्रण का प्रक्रिया जो है चल रहा है, कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, अब देखो सोन परियोजना का एक अध्ययन। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये पढ़ लेंगे ना तो हमारा ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, यानी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इस वाले में तो हम क्वेश्चन भी करेंगे, अगली वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो है नहीं, इसको कंप्लीट कर, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, इसमें कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप लोग। थैंक यू।